नमस्कार। लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इंतजार की घड़ियां बहुत तेजी से खत्म हो रही है। एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि केंद्र में मोदी सरकार की वापसी होने जा रही है। अब रुपेश जी बताएंगे कि अगर केंद्र की सरकार में एक बार फिर से मोदी जी का परचम लहरा रहा है, लाल किले के प्राचीर से एक बार फिर से मोदी का नाम गूंजने जा रहा है, तो ऐसे में मोदी मंत्रिमंडल में इस बार के साथी उनके कौन कौन होंगे? क्या लगता है रुपेश जी? बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद राजेश जी और आपको इस इतना अग्रिम होने के लिए बहुत-बहुत बधाई हो। अभी सारा दुनिया, देश अभी एग्जिट पोल और कौन जीत का हार में फँसा हुआ है। आपने रिजल्ट को देते हुए आप कैबिनेट तक आ गए। अब मोदी का कैबिनेट भी बनाने के लिए और उसमें संभावित जो चेहरे आ सकते हैं उसके बारे में आप चर्चा करने के लिए इस सेशन को रखा है। तो बहुत-बहुत बधाई हो आपको इसके लिए। और मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूँ कि मोदी के कैबिनेट में कौन होगा या कौन नहीं होगा, वो तो फिलहाल मोदी ही जानते हैं और अमित शाह जानते हैं या जानते होंगे। इसके अलावा अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई और जानता होगा और ये बड़ा ही टफ एक तरह से कुछ कहना होगा और जल्दबाजी भी होगी। लेकिन फिर भी चूँकि इस समय अनुमानों के आईने में सब कुछ चल रहा है, खेला सारे एग्जिट पोल आ रहे हैं, रिजल्ट परिणाम आ रहे हैं, तो हाँ, इस क्रम में ऐसा हो सकता है कि कैबिनेट के भी जो संभावित चेहरे हैं, उसके बारे में भी चर्चा किया जा सकता है और इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ दर्शकों को कि जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट का एक स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो सबसे पहले ये कि कैबिनेट का जो टोटल सीट होता है, उसका 15% ही मैक्स टू मैक्स कैबिनेट में हो सकते हैं और जो कैबिनेट होता है उसमें 3 रैंक होते हैं बेसिकली। एक कैबिनेट होता है, जो फुल कैबिनेट होता है, एक उसके सहयोगी होते हैं, एमओएस होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स होते हैं, जो राज्य मंत्री होते हैं और तीसरा एक जो कैटेगरी होता है, वो होता है इंडिपेंडेंट चार्जेज होते हैं, स्वतंत्र प्रभार जिसे कहते हैं, जो कि आप सीनियर मंत्री और जूनियर मंत्री के बीच का आप लगा सकते हैं और डायरेक्ट ऑफिस का भी रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री को होता है, हालाँकि उनका रैंक कैबिनेट के रैंक के बराबर नहीं होता है। तो और दूसरा एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है कि मिनिस्ट्री में कौन कौन सा मिनिस्ट्री किसको क्या मिला है, उस हिसाब से उसका ओहदा और उसका एक वेटेज कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कैबिनेट जो मिनिस्ट्री होता है, उसमें एक कमेटी होती है, जो सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कमेटी होती है, वो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सीसीएस बोलते हैं और इसमें टॉप 5 मिनिस्ट्रीज़ इसमें होते हैं और उसमें कौन-कौन से वो लोग होते हैं, प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री। तो ये 5 मिनिस्ट्री जो है कि एक तरह से कैबिनेट में भी टॉप 5 माने जाते हैं, टॉप रैंक की माने जाते हैं। तो इसमें अगर आप देखिएगा चेहरा, जो अभी ये चेहरा है, संभावित रूप से उसमें मैं ये बता सकता हूँ कि कहीं न कहीं एक जो चेहरे पर खतरा है, आने वाले दिन में हो सकता है, वो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। उनको शायद कहीं न कहीं इस बार कैबिनेट में जगह न मिले और उनको संगठन में भेजा जाए। जब मैं बोलता हूँ कि कैबिनेट में जगह न मिले, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको परफ़ॉर्मेंस के हिसाब से ऐसा उनको निकाला जा रहा है, ऐसा कुछ है। हो सकता है बीजेपी इसके लिए जानी जाती है कि अगर सरकार में नहीं है, तो संगठन में आपको अच्छे पद मिलते हैं और एडजस्ट किया जाता है। तो अगर आप देखिएगा तो अगर होम मिनिस्ट्री अमित शाह, क्योंकि उनसे दूसरा कोई मिनिस्ट्री वो न चलाएँगे या न चल सकता है, ऐसा माना जाता है, लोग कहते हैं, क्योंकि वो उसी के लिए जाने जाते हैं। दूसरा है राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, तो उनको भी एडजस्ट किया गया था क्योंकि इतने वरिष्ठ मंत्री हैं और अटल जी के कैबिनेट के सिर्फ इकलौते मिनिस्टर हैं जो कि इस समय मोदी कैबिनेट में काम कर रहे हैं। बाकी सारे लोग इस समय या तो कैबिनेट में नहीं है या तो उनकी विदाई हो चुकी है। तीसरा है विदेश मंत्री। विदेश मंत्री आपको पता है कि जो पैरामीटर सेट कर दिया है जयशंकर ने, इस समय एस जयशंकर जी ने जो पैरामीटर सेट कर दिया है, उसके हिसाब से कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि जो कि विदेश मंत्रालय में जिनको लाया जाए, अभी जबकि वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो स्वयं हैं ही, तो 4 लोग ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि जो टॉप 4 का है, इसमें कोई चेंजेज़ नहीं होने वाला है। हो सकता है वित्त मंत्री रमन का इस बार संगठन में जगह मिले और सरकार से विदाई हो जाए। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है जिस पर डिस्कशन सारा तरफ घूम रहा है कि जो बड़े-बड़े नेता या जो चीफ मिनिस्टर्स
जो इलेक्शन लड़े हैं, फिर वो दिल्ली आएँगे तो फिर उनके लिए क्या होगा? क्योंकि टॉप रैंक तो ऑलरेडी फुल है, तो उसमें कौन क्या हो सकता है? तो इसमें एक शिवराज सिंह चौहान है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने दिनों तक रहे और मोदी जी ने वहाँ पर उन वादा किया है कि इनको हम दिल्ली ले जाएँगे। तब उनके हिसाब से उनके पास क्या मंत्रालय हो सकते हैं? चूँकि रेल मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय माना जाता है, लेकिन मोदी सरकार रेल मंत्रालय में टेक्नोलॉजी और एक अलग ही स्ट्रीम में रेल मंत्रालय को ले जा रही है और वहाँ पर उनको कहीं न कहीं एक उसी बैकग्राउंड से आदमी चाहिए जो टेक्नोक्रेट हो। उसके लिए वैष्णव अश्नवी बहुत ही फिट हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अश्विनी शिवराज सिंह वैष्णव अश्विनी जी, वैष्णव को शायद नहीं रिप्लेस करे, मुझे ऐसा लग रहा जी, है। जी। तो शिवराज सिंह के हिसाब से जो सबसे अच्छा मंत्रालय उनके लिए बैठ रहा है, वो है कृषि मंत्रालय। शायद उनको कृषि मंत्रालय मिल जाए और वो यहाँ पर हैं। नितिन गडकरी अगर अगेन इतने वरिष्ठ नेता अध्यक्ष रह चुके हैं, अगर वो आते हैं, तो उनका जो मंत्रालय चल रहा है और जिसमें उनका परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है, वो उनका कंटिन्यू होगा। उसके बाद से जो मंत्री को जिनको सरकार से हटाया जा सकता है और कहीं न कहीं संगठन में एडजस्ट किया जाए या कहीं भी ना किया जाए, उसमें जो सबसे पहला नाम मुझे आता है वो है गिरिराज सिंह का, उसके बाद से है धर्मेंद्र प्रधान का, उसके बाद से धर्मेंद्र प्रधान के बाद से हो सकता है कई लोग बोल रहे हैं कि स्मृति ईरानी का, लेकिन शायद मुझे इस बार डाउट लग रहा है। उसके बाद से पीयूष गोयल का है। हालाँकि इन लोगों का अगेन मैं ये बताना चाहूँगा कि मंत्रालय से अगर हटाया जाएगा तो कहीं न कहीं इनको जगह दिया गिरिराज जाएगा सिंह गिरिराज सिंह कैबिनेट में। गिरिराज सिंह जी, के प्रति आपका आकलन शायद गलत हो। गिरिराज सिंह मंत्री रहेंगे, बहुत कम संभावना है, मंत्रालय बदल सकता है, लेकिन केंद्र जी। में मंत्री रहेंगे गिरिराज सिंह, अब क्योंकि ये तो मुश्किल है देखते हैं मोदी जी बताएँगे, लेकिन फ़िलहाल जो एक असम्पशन है, एक सिर्फ़ असम्पशन है। उसके बाद से हो सकता है भूपेंद्र यादव संगठन में बहुत अच्छा काम किए हैं, सरकार में भी अच्छा काम किए हैं, लेकिन उनको कुछ राजस्थान के चलते लेकर और हरियाणा के चलते लाया गया था, लेकिन इस बार फिर हो सकता है कहीं उनको संगठन में लाया जाए और कहीं न कहीं चर्चा पिछली बार भी चल रही थी कि कहीं हो सकता है वो पार्टी का अध्यक्ष भी बन जाएँ। तो इस बार अगर देखना होता है कि अगला पार्टी का अध्यक्ष कौन होता है, तो भूपेंद्र यादव उसमें एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत अगेन कैबिनेट में वो रहेंगे, मोदी के सबसे विश्वास पात्र हैं, उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा है। और उसके बाद से आपके कर्नाटक से आते हैं प्रहलाद जोशी, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं। उनका भी अपना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है मोदी के बुक में, तो वो भी कहीं न कहीं यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण मंत्रालय आता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जो कि अनुराग ठाकुर का है और वो ऐसा होता है मंत्रालय जो मंत्री होता है वो संभवतः सरकार का प्रवक्ता भी होता है। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद उनसे ये मंत्रालय छिन जाएगा और नया जब सरकार गठन होगी तो एक नया मंत्री इस मंत्रालय को मिलेगा और सरकार का पक्ष भी रखने वाला कोई मिलेगा। और इसमें जो सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है अनिल बलूनी का, कि कहीं न कहीं वो मीडिया मीडिया प्रभारी हैं, मीडिया प्रकोष्ठ के हेड हैं और उनको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें का एक नॉलेज है, उनका बैकग्राउंड भी वही रहा है। तो शायद वो उत्तराखंड से जीत कर आएँ और कैबिनेट में वो उनको ये मिनिस्ट्री मिले। इसके अलावा और भी जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, संभवतः जो कैबिनेट मिनिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेर-बदल देखने को इस बार नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सांसद जीत कर आ रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि फेर-बदल होने वाला है। लेकिन हो सकता है कि जो राज्य मंत्री हैं, उनका नाम यहाँ से बहुत सारा चेंजेज़ उसमें देखने को मिले, उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। जी, राजेश जी। रुपए जी, मैंने बीच में आपको रोका कि गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं, हुँ। क्यों बनेंगे वो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि हुँ, बस हुँ। मेरा जो आकलन है कि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो इस चुनाव को देखते हुए गिरिराज सिंह का मंत्रालय नहीं काटा जाएगा, क्योंकि वो भारी वोटों के अंतर से जीतेंगे, मार्जिन उनका बड़ा रहेगा। और केंद्र में एक और नाम है जो आप शायद भूल रहे हैं, विवेक ठाकुर अगर नवादा से जीतने में सफल हो रहे हैं, तो जी। जैसी संभावना है कि जीतेंगे ही, मार्जिन बेशक कम हो, तो वो भी मंत्री बन सकते हैं, ऐसी संभावना है।
जी, बहुत ही अच्छा आपने बात कहा विवेक ठाकुर का। अभी हमारा जो डिस्कशन चल रहा था वो जो कैबिनेट में लोग हैं इनमें कुछ फेरबदल होता नए कौन आएँगे इसके बारे में तो मैं पहले ही बता दिया था कि श्योर नहीं है। एक मुझे जो लगता है क्योंकि मेरे पास जो इनपुट आ रही हैं कि कहीं न कहीं संबित पात्रा का इस बार जगह बनेगा और अनिल बलूनी का भी बन सकता है। लेकिन नए लोग में और भी कौन आ सकते हैं इसका थोड़ा-सा कहना मुश्किल है। लेकिन जो अगर कैबिनेट में ऑलरेडी अगर एग्ज़िस्ट अगर कर रहे हैं गाजीपुर से अगर पारसनाथ राय जीते हैं तो वो भी केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं उम्र के हिसाब से, अनुभव के और हिसाब से। और बिल्कुल, बिल्कुल। मनोज सिन्हा के चूंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है, केंद्र में एक रिप्रेजेंटेटिव उनके माध्यम से भी हो सकते हैं। हालाँकि ऐसी ऑफ़िशियली हम संभावना है। ऐसा कोई हाँ, ऑफ़िशियली ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते कि मनोज लेकिन सिन्हा अभी एक तो मुश्किल संवैधानिक है कि पद वो पे हैं। जीत के जाए। जी, जी, सबसे ज्यादा मुश्किल तो बिल्कुल। यही है कि वो जीते तब। तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं बहुत-बहुत नए धन्यवाद और आपको आपने अग्रिम कैबिनेट बनवा दिया, तो इसके लिए आपको भी बधाई हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।